तो आज हमारे सामने जो जानकारी है वो दुनिया भर की खबरों का एक दिलचस्प गुलदस्ता है। हाँ, इसमें स्पोर्ट्स भी हैं, बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की होड़ भी है और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। बिल्कुल, चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। बिल्कुल। ये सभी पॉइंट्स अलग-अलग ज़रूर लगते हैं, पर जब हम इन्हें जोड़कर देखेंगे तो आज की दुनिया की एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं एक अहम तारीख से। हाँ, हमारे नोट्स में सबसे पहली बात भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे की है, जो 1 फरवरी को मनाया गया। जी, मुझे हमेशा लगता है कि सेना और नौसेना के मुकाबले तटरक्षक बल को उतनी सुर्खियां नहीं मिलती, जबकि उनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं, और शायद इसीलिए ये दिन और भी खास हो जाता है, उनके साहस और काम को सम्मान देने के लिए। अच्छा। वैसे इस बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। हमारे नोट्स में इसी से जुड़ी कुछ और तारीखें भी दी गई हैं, एक तरह का लिंक रिवीजन है। हाँ, ये काफी काम का है। जैसे 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस होता है और इसी से जुड़ा है 3 मई, जिसे वर्ल्ड प्रेस डे के तौर पर मनाया जाता है। और फिर 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे, मतलब प्रेस से जुड़े 3 अलग-अलग दिन। और इसी तरह दूध से जुड़े भी 2 दिन हैं। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे और 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे। जी, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के बीच का फर्क साफ करता है। चलिए अब अखाड़े बदलते हैं और चलते हैं टेनिस कोर्ट की तरफ। हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का जिक्र है और पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल, जोकोविच को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। पुरुष एकल के विजेता का नाम तो दिया है, पर महिला एकल के बारे में हमारे नोट्स कहते हैं, होमवर्क कमेंट में बताएं। अच्छा, तो ये जानकारी देने की बजाय सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ दिया गया है। जी, दिलचस्प तरीका है। खैर, जो जानकारी दी गई है उस पर आते हैं। ग्रैंड स्लैम का एक क्रम होता है ना? जी हाँ, और ये टेनिस के शौकीनों के लिए बहुत जरूरी जानकारी है। साल की शुरुआत होती है जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर मई-जून में आता है फ्रेंच ओपन। इसके बाद जून-जुलाई में विंबलडन, जो सबसे पुराना और कह सकते हैं प्रतिष्ठित माना जाता है। हाँ, और साल का अंत होता है अगस्त-सितंबर में यूएस ओपन के साथ। और हर ग्रैंड स्लैम की अपनी एक अलग पहचान है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कोर्ट की सतह। सही। ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होते हैं, जहां खेल बहुत तेज और पावरफुल होता है। और फ्रेंच ओपन उस मशहूर लाल बजरी यानी क्ले कोर्ट पर होता है। हाँ, जहां मैच लंबे और थका देने वाले रणनीतिक युद्ध बन जाते हैं। और विंबलडन का ग्रास कोर्ट तो क्लासिक है, एकदम शाही अंदाज वाला खेल। जी, हमारे नोट्स में ये भी लिखा है कि 2025 तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड जोकोविच के नाम है। सही। तो खेल की दुनिया से अब हम तकनीक और जियोपॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े मैदान में उतरते हैं। और ये अगली खबर वाकई बहुत बड़ी है। हमारे नोट्स के मुताबिक चीन स्पेसएक्स को टक्कर देने के लिए एक एआई डेटा सेंटर बना रहा है। जी, ये सिर्फ 2 कंपनियों की लड़ाई नहीं लग रही, ये तो मतलब अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी बादशाहत की अगली जंग जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कुछ रॉकेट लॉन्च करने से कहीं आगे की बात है। अच्छा। स्पेसएक्स का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। इस दौड़ में शामिल होने के लिए ही चीन को एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। जैसे कि ट्रोल करेंगे। ये एक रणनीतिक और अरबों डॉलर का कदम है। चीन की रफ्तार और पैमाने की बात करें तो नोट्स में एक और हैरान करने वाली जानकारी है। हाँ, उन्होंने एक हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। 2 सेकंड में? हाँ, ये तो विज्ञान की किसी फिल्म जैसा लगता है। वाकई ये उनकी तकनीकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इसी के साथ उत्पादन के क्षेत्र में भी उनका दबदबा है। नोट्स के अनुसार वो स्टील और तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक हैं। राजधानी बीजिंग और मुद्रा रेनमिनबी है। और यहाँ एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? एक तरफ हम पढ़ते हैं कि चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, और ठीक उसी के साथ नोट्स में 31 मई का जिक्र है, जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा और जटिल मुद्दा है। यह दिखाता है कि कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के लक्ष्य
कभी कभी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बहस का दरवाजा खोलता है। वैश्विक संबंधों की बात चली है तो अगली खबर भारत और मध्य पूर्व से जुड़ी है। जी। ओमान ने भारत के साथ $10 बिलियन के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब है एक ऐसा समर्पित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे रिन्यूएबल यानी अक्षय ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके। बिल्कुल। यह भारत और ओमान के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। ओमान से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं। उन्होंने हाल ही में 1 रियाल का पॉलीमर नोट जारी किया है। पॉलीमर नोट में क्या खास होता है? ये कागज के नोटों के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इनकी नकल करना मुश्किल होता है। अच्छा। नोट्स में ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान मिल चुका है। जी। और दोनों देशों के बीच नसीम अल बहार नाम का सैन्य अभ्यास भी होता है। ये सब गहरे होते रिश्तों की निशानियां हैं। बिल्कुल। राजधानी मस्कट और सुल्तान का नाम हैथम बिन तारिक है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच से अब हम भारत के अंदर की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में कुछ ऐसी जानकारी है जो मिलकर आज के भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश करती है। शुरुआत दक्षिण भारत से तमिलनाडु से करते हैं। ठीक है। वहां किसान उत्पाद संगठनों यानी FPO की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है। पहले ये समझ लेते हैं कि FPO क्या होते हैं। ये किसानों के समूह होते हैं जो मिलकर काम करते हैं ताकि उन्हें अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सके और वे बिचौलियों से बच सकें। सही। तो जब कोई राज्य सरकार इनकी समीक्षा करती है तो इसका सीधा असर वहां के कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। और तमिलनाडु दूसरी वजहों से भी चर्चा में, जैसे ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा। और पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी बात, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यानी 20 तमिलनाडु में है। ये रामसर साइट्स क्या होती हैं? रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्र भूमियां मतलब वेटलैंड्स होती हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। अच्छा। ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो देश में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स होना ये दिखाता है कि तमिलनाडु भारत के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ के त्योहारों जल्लीकट्टू और थिरुवतीराई महोत्सव का भी जिक्र है। हाँ। और एक और अनोखी बात, 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस। 2 अलग-अलग तारीखें। जी। अब तमिलनाडु के इन खबरों को देश भर की कुछ और उपलब्धियों के साथ जोड़कर देखते हैं। इनोवेशन के मोर्चे पर भारतीय वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला एक ऐसा ऊर्जा उपकरण बनाया है जो खुद ब खुद चार्ज हो जाता है। ये तो कमाल है और अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। हाँ। UPI अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। ये सोचना भी हैरान करता है कि कितनी तेजी से ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। साथ ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। हाँ, ये इंडेक्स बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। मतलब उसे लेकर आप बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। तो इसमें सुधार की गुंजाइश है, पर ये एक महत्वपूर्ण पैमाना है। जी। और इस तस्वीर को पूरा करती हैं 2 और सकारात्मक खबरें। देश में साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है और बाघों की आबादी में 8% की बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। तो जब हम इन सब डॉट्स को जोड़ते हैं, तमिलनाडु में कृषि सुधार से लेकर तकनीकी इनोवेशन, डिजिटल पेमेंट की क्रांति और पर्यावरण संरक्षण तक, तो देश की तरक्की की एक बहुआयामी तस्वीर उभरती है। जी। चलिए अब रुख करते हैं बैंकिंग और वित्त की दुनिया का। SBI ने चक्रा CHKRA नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। नाम तो बड़ा दमदार है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आमतौर पर किसी खास क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और ट्रेनिंग का एक बड़ा केंद्र होता है। अच्छा। हालांकि नोट्स में इसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर अंदाजा है कि ये बैंकिंग टेक्नोलॉजी या साइबर सुरक्षा से जुड़ा होगा। SBI का स्केल भी बहुत बड़ा है। नोट्स के मुताबिक इसका मार्केट कैप $100 बिलियन के पार चला गया है। अग्निवीर स्कीम के तहत 4 लाख तक के लोन की बात भी है और उनके MD अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल भी 2 साल बढ़ाया गया है। जी। इसी के साथ एक बैंकिंग रिवीजन सेक्शन भी है। इसमें लिखा है कि PNB.बैंक डोमेन वाला पहला बैंक बन गया है। हाँ। क्या ये सिर्फ एक नया वेबसाइट एड्रेस है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। .बैंक डोमेन सिर्फ बैंकिंग उद्योग के लिए बनाया गया एक बेहद सुरक्षित और वेरीफाइड डोमेन है। मतलब ये ज्यादा सेफ है? हाँ, ये फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने में एक बड़ा कदम है, क्योंकि ग्राहक ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे एक असली बैंकिंग वेबसाइट पर हैं। अच्छा, तो ये डिजिटल विश्वास बनाने की दिशा में एक अहम काम है। बिल्कुल।
और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नाम का एक खाता लॉन्च किया है। महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। वे ऑस्ट्रेलिया के थे और उनका भारत से भी एक गहरा नाता था। वे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच भी रह चुके थे। हाँ, भारतीय खेल प्रेमी उन्हें जरूर याद रखेंगे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो हमारे नोट्स में वहां के 2 नए और काफी अनोखे कानूनों का भी जिक्र है। अच्छा, एक तो ये कि वोट नहीं देने पर $20 का जुर्माना लगेगा। ये तो काफी सख्त नियम है, पर शायद इससे मतदान में भागीदारी बढ़ती होगी। हो सकता है। लेकिन दूसरा कानून और भी बड़ा है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन। जी। इसे लागू करना तो बहुत मुश्किल होगा, पर ये एक बहुत साहसिक कदम है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग देश आज की आधुनिक चुनौतियों से अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। सही बात है। चाहे वो नागरिक भागीदारी का मुद्दा हो या युवाओं पर सोशल मीडिया का असर, कोई आसान जवाब नहीं है, बस अलग अलग कोशिशें हैं। अब दुनिया के दूसरे कोने यानी स्पेन की ओर चलते हैं, जहां से विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और उम्मीद जगाने वाली खबर आई है। हाँ, हमारे नोट्स के मुताबिक वहाँ के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ये तो अविश्वसनीय लगता है। पैनक्रियाटिक कैंसर को तो सबसे खतरनाक और लाइलाज कैंसर में से एक माना जाता है। बिल्कुल। इस रिसर्च के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? क्या इसे सच में इलाज कहा जा सकता है? देखिए, इलाज कहना शायद अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा। इन नोट्स में जो जानकारी है उसके मुताबिक ये रिसर्च अभी चूहों पर की गई है और वहां इसके नतीजे 100% सफल रहे हैं। 100%? जी, ये एक तरह की जीन थेरेपी हो सकती है। इंसानों पर इसका ट्रायल अभी दूर है, लेकिन ये इस बीमारी से लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। मतलब ये एक नई उम्मीद की किरण है। हाँ। और स्पेन से जुड़ी एक और जानकारी है जो भारत से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर एक कन्वेंशन सेंटर बनाने को लेकर कोई समझौता हुआ है। जी, यह एक द्विपक्षीय सहयोग का उदाहरण है। चलिए, अब अपना पूरा ध्यान भारत पर लाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से से एक खबर है जो संस्कृति और प्रकृति दोनों से जुड़ी है। नागालैंड में हाल ही में रूसोमा संतरा महोत्सव मनाया गया। नागालैंड के संतरे तो वैसे भी बहुत मशहूर हैं। ये महोत्सव वहाँ के किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी होगा। बिल्कुल। और नागालैंड से सिर्फ यही एक खबर नहीं है, और भी कुछ है। हाँ, वहाँ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी एक नई खोज हुई है। होया नागा एंशिस नाम के एक नए पौधे की प्रजाति मिली है। अच्छा। जी, यह दिखाता है कि उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी कितनी समृद्ध है और अभी भी वहाँ कितना कुछ खोजना बाकी है। और एक रिपोर्ट ने तो मेरा दिल जीत लिया। कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हमारे नोट्स में ये भी बताया गया है कि ये आकलन किस आधार पर किया गया है? मतलब कोई सर्वे या सरकारी आंकड़ा? नोट्स में इस आकलन के पैमाने का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत सकारात्मक है और देश के बाकी शहरों के लिए एक मिसाल कायम करती है। ये तो है। इसके अलावा नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान नाम का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब उत्तर पूर्व से थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं। हाँ, एक मजेदार तथ्य तो ये है कि वहाँ के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये एक रोचक जानकारी है। लेकिन आंध्र प्रदेश सिर्फ इस वजह से खबरों में नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में वहाँ एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट वहीं स्थापित किया जाएगा। ग्रीन अमोनिया, इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? ये क्यों इतना जरूरी है? जरूर। आसान शब्दों में समझें तो अमोनिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से खाद बनाने में होता है। हाँ। लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। अच्छा। ग्रीन अमोनिया को बनाने के लिए सौर या पवन ऊर्जा जैसी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रदूषण लगभग शून्य होता है। ओके, तो ये भविष्य का ईंधन है एक तरह से। बिल्कुल, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल जहाजों को चलाने में भी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट भारत को क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। वाह, ये तो सच में भविष्य की तकनीक है। आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक और पहल का जिक्र है, शून्य गरीबी पे 4। ये क्या है? इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है, लेकिन नाम से लगता है कि ये गरीबी उन्मूलन के लिए कोई इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल हो सकता है। और कृषि की बात करें तो आंध्र प्रदेश फलों और खासकर केलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है,
तो आंध्र प्रदेश जहां क्लीन एनर्जी में भविष्य की नींव रख रहा है, वहीं पर्यावरण संरक्षण की एक और बड़ी खबर पूरे देश से जुड़ी है। रामसर साइट्स के बारे में। हाँ, इनकी संख्या बढ़ गई है। जी, और ये बहुत अच्छी खबर है। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। 98? जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्र भूमियां मतलब वेटलैंड्स होती हैं जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये हमारी इकोसिस्टम के लिए फेफड़ों की तरह काम करती हैं। बिल्कुल सही। तो अब सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में हैं? इस मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां 20 साइट्स हैं। 20? हाँ, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां 11 साइट्स हैं। और हाल ही में कुछ नई साइट्स भी जुड़ी हैं। जी, 3 नई साइट्स जुड़ी हैं। पहली है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य। एक मिनट, पटना पक्षी अभयारण्य? ये तो बिहार में होना चाहिए। यह नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये नाम थोड़ा भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन ये अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अच्छा, ये बात है। दूसरी नई साइट है गुजरात का छरी ढांड और तीसरी है छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय। तो इन तीनों के जुड़ने से हमारी कुल संख्या 98 हो गई है। जी, ये जानकारी पर्यावरण के लिहाज से बहुत अहम है। चलिए, अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ठीक है। वहाँ एक नई नियुक्ति हुई है और कुछ खास उत्पादों को पहचान भी मिली है। जी, पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लेकिन जो दूसरी खबर है वो वहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। वहाँ के 4 खास उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। इसका असल में क्या मतलब होता है? ये किसी प्रोडक्ट के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है तो ये सिर्फ एक लेबल नहीं होता। ये इस बात की कानूनी गारंटी है कि वो प्रोडक्ट उसी खास जगह पर पारंपरिक तरीकों से बना है और उसकी क्वालिटी वैसी ही है जिसके लिए वो मशहूर है। अच्छा, मतलब एक तरह का ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल, ये उस इलाके की पहचान, कारीगरों की आमदनी और उस प्रोडक्ट की विश्वसनीयता के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे दार्जिलिंग चाय या कांचीपुरम सिल्क। जी, बिल्कुल वैसे। तो पश्चिम बंगाल के किन 4 उत्पादों को ये टैग मिला है? लिस्ट में पहली है नोलेन गुड़ संदेश, वाह, जो खजूर के गुड़ से बनी एक मशहूर मिठाई है। दूसरा है काला नूनिया चावल, जो एक खास किस्म का सुगंधित चावल है। तीसरा है सुंदरबन का शहद, जो मैंग्रोव जंगलों से आता है। और चौथा है कादियाल साड़ियाँ। इन सभी को अब कानूनी संरक्षण मिल गया है। जी, नोलेन गुड़ संदेश का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति खाने पीने की चीजों से कितनी गहराई से जुड़ी है। सही कहा। अच्छा, हमारे पास भविष्य में होने वाले एक आयोजन की भी जानकारी है। हाँ, वर्ष 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में? जी, यह कृषि और पोषण के विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा मंच होगा। और इसी से जुड़ा एक रिवीजन नोट भी है। क्या है वो? कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड की झांकी में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला था। हाँ, ये एक फैक्ट है याद रखने के लिए। जी, तो हमने आज काफी कुछ कवर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के बड़े फैसलों से लेकर स्पेन की वैज्ञानिक खोज और भारत के अलग अलग राज्यों की खास खबरों तक। हाँ। हमारे पास एक दिन का प्रश्न भी है। जी, आज का सवाल एक सरकारी योजना से जुड़ा है। पूछिए। प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और इसके विकल्प है ओडिशा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। और हमारे नोट्स में एक सुझाव भी है कि सही जवाब को याद रखने के लिए उसे कहीं लिख लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जानकारी को दोहराने से वो बेहतर याद रहती है। तो आज हमने स्रोतों में दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी पर गहराई से बात की। जी, और कोशिश की कि सिर्फ तथ्य ना बताएं बल्कि उसके पीछे का संदर्भ और महत्व भी समझाएं, ताकि एक पूरी तस्वीर उभर कर सामने आए। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। हमने आज ऑस्ट्रेलिया के उस कानून पर बात की जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। जरा सोचिए, अगर ऐसा ही कोई कानून भारत में लागू करने का प्रस्ताव आए तो उसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क होंगे? हाँ, क्या ये हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक जरूरी कदम होगा या फिर उनकी आजादी पर एक हमला? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।